वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को अध्याय 2 के कृषि चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न उत्तर है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला बताइए, कौन नंबर है? भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज हैं, वो हैं गेहूँ और चावल। महत्वपूर्ण अनाज वो होते हैं जो ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। तो भारत ज़्यादातर महत्वपूर्ण अनाज वो गेहूँ और चावल, जो कि विश्व दुनिया भर में 10% अनाज को भारत योगदान देता है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो मोटे अनाज वो अनाज होते हैं जिससे ज़्यादातर पे उगाए जाते हैं। तो भारत के 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं, वो हैं ज्वार, बाजरा और रागी। भारत के 3 प्रमुख मोटे अनाज जो उगाए जाते हैं वो हैं ज्वार, बाजरा और रागी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो भारत के 3 नकदी फसल, तो नकदी फसल वो होते हैं जो आप बिना किसी परिश्रम के उपयोग कर डायरेक्ट बेच देते हैं, उसे नकदी फसल कहते हैं। तो भारत के 3 नकदी फसल हैं, वो होते हैं जूट, कपास, गन्ना, आम और केला। ये 5 हम आपको 5 नकदी फसल बता रहे हैं। आप इसमें से 3 यहाँ पे 3 दिया गया है तो आप इसमें 3 ही लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो हमारे देश की प्रमुख रोपण फसल वैसी फसल जिसको एक बार रोपने पर कई बार उससे लाभ कमाया जाता है, उसे रोपण फसल कहते हैं। हमारे देश की प्रमुख रोपण फसल है वो है नारियल, चाय, काजू और कॉफ़ी। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल है नारियल, चाय और काजू, कॉफ़ी। आपने देखा होगा नारियल का पौधा एक बार लगाया जाता है, लेकिन उससे लाभ बार बार फसल लाते हैं, बार बार लाभ कमाए जाते हैं। तो जैसे चाय का पौधा होता है, जैसे एक बार लगाने पे 3 से 4 उससे लाभ मुनाफा कमाया जाता है। ठीक उसी प्रकार काजू और कॉफ़ी का होता है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अंतर बताने, हमें अंतर बताना है। तो पहला दिखा है नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? तो पहला है नकदी फसल रोपण फसल में क्या अंतर है? तो लिखेंगे, ऐसी फसल जिनका उद्देश्य उत्पादन कर सीधे बाजार में बेचने और नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, जैसे नकदी फसल कहते हैं। ऐसी फसल का उपयोग जो बाजार में बेचने के लिए सिर्फ उपयोग नकदी पैसा कमाने के लिए, जैसे आम, केला, लीची। या अगर आप देखे होंगे यहाँ पे गांव या मोहल्ले में अगर आम का बगीचा, उसे डायरेक्ट हम बगीचे से ही बेच सकते हैं या बाज़ार से ही तोड़कर बेच सकते हैं। आम या केला हो या लीची हो या और कोई फसल जिसको हम डायरेक्ट बगीचे से बेच सकते हैं, या बाज़ार से नकदी पैसा उससे प्राप्त होता है, उसी को नकदी फसल। ऐसी फसल जिनका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन में सीधे बाजार में बेचने की नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, जैसे आम, केला और लीची। फिर दूसरा है रोपण फसल। रोपण फसल क्या है? बृहद पैमाने पर की जाने वाली कृषि या फसल जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियम कर लाभ प्राप्त किया जाता है। रोपण फसल जिसका अर्थ है बृहद पैमाने पर यानी अधिक पैमाने पर की जाने वाली की, जैसे सबसे अधिक कृषि जिस प्रकार की जिसकी होती है, जिससे अत्यधिक पूंजी का विनियम कर अत्यधिक लाभ कमाया जाता है, इसे अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, इसे रोपण फसल कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी का आपने देखा, कॉफ़ी का पेड़ होता है या चाय का पौधा होता है दोस्तों, जिसमें आप देखे होंगे या मोबाइल या इंटरनेट पे देखिएगा, तो चाय का पौधा जिसमें एक बार पौधा लगाने पर उसे कई बार चाय की पत्तियां हम तोड़ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उसे रोपण फसल कहते हैं। कॉफ़ी का पौधा, उसमें कॉफ़ी कई बार तोड़ सकते हैं, उसे रोपण फसल कहते हैं। ये हुआ हमारा नकदी फसल और रोपण फसल के अंतर। अब दूसरा है हमारा व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? अंतर बताने। तो व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि एक प्रकार की खेती जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक व्यापारिक उपयोग के लिए उगाया जाता है या खेती किया जाता है। इसका मतलब ऐसी खेती जिसमें सिर्फ फसल तो उगाया जाता है लेकिन सिर्फ व्यापारिक भाव के लिए, ना कि अपने निजी उपयोग के लिए। सिर्फ व्यापारिक भाव के लिए इसमें फसल को उगाया जाता है, ना कि अपने व्यापारिक के लिए, सिर्फ ना कि अपने व्यवसाय यानी अपने निजी उपयोग के लिए। जैसे चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल। चाय की फसल जो उगाते हैं वो सिर्फ व्यापार के लिए उगाते हैं, कॉफ़ी की फसल भी सिर्फ व्यापार के लिए उगाते हैं, ना कि अपने निजी
उपयोग के लिए। वैश्विक कृषि व्यापारिक कृषि कहलाती है। इसमें आप और कुछ भी जोड़ सकते हैं जो सिर्फ व्यापारिक के लिए ही फसल उगाए जाते हैं। ये समझ वो आए हो कि ये आप लोग समझ गए हो कि। दूसरा है निर्वाहक कृषि। वैसी कृषि जो केवल स्थानीय आवश्यकताओं या अपनी पारिवारिक निर्वाह के लिए की जाती है, ना कि व्यापारिक के लिए, वह निर्वाहक कृषि कहलाती है। इसका अर्थ हुआ वैसी कृषि जो केवल स्थानीय आवश्यकता यानी सिर्फ अपनी आवश्यकताओं, अपनी पारिवारिक पूर्ति या अपने सामाजिक पूर्ति के लिए कृषि किया जाता है, पर यानी अपनी पारिवारिक निर्वाह के लिए किया जाता है, ना कि व्यापार के लिए। वैसी कृषि जो सिर्फ आप अपने व्यवसाय, अपनी घरेलू उपयोग के लिए करते हैं या व्यवसायिक पारिवारिक निर्वाह के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ व्यापार के या बेचने के लिए, सिर्फ अपने घरेलू निजी मामले के लिए उपयोग करने के लिए करते हैं। जैसे धान और गेहूं की कृषि। धान की कृषि जैसे हम लोग उपयोग करते, जैसे इस प्रकार हम उपयोग करते हैं, जैसे धान की खेती हो या गेहूं की खेती, जिससे क्या करते हैं हम अपनी व्यवसाय का पारिवारिक पूर्ति के लिए खेती करते हैं, ना कि व्यापार करते, लेकिन थोड़ा बहुत व्यापार के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसी को निर्वाह कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा अध्याय। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द में आंसर लिखें। निम्नलिखित में सिर्फ एक शब्द में ही आंसर लिखना है। तो पहला कौन नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो हमारे देश में मानसून का मतलब होता है ठंडी के समय या बरसात के समय आरंभ की जाने वाली और ठंडी के समय काटे जाने वाली कौन सी यह फसल क्या कहलाती है। तो वह फसल कहलाती है खरीफ फसल। यह फसल कहलाती क्या कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। जो जैसे चावल, मकई, कपास या मूंगफली, ये सभी फसल मौसम यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ख नंबर। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसलें को क्या कहते हैं। तो वर्षा के पश्चात में जोड़े जाने वाली यानी वर्षा के पश्चात में बोई जाने वाली फसल और बसंत के समय यानी गर्मी के समय काटे जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो उस फसल को कहते हैं रबी फसल, जिसमें होता है गेहूँ, चना, मटर और सरसों, जिसको बोलते हैं रबी फसल, जो कि बरसात के समय बोई जाती है और बसंत में काटी जाती है, उसे कहते हैं रबी फसल कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाए ताकि उर्वरा और लौट सके, उस पर पुनः खेती हो सके। आपने देखा होगा कि धान की खेती जो होती है, उसके खेती करने के बाद या फसल काट लेने के उसे 2 या 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे पुनः उसकी उर्वरा शक्ति वापस खेती हो सके। तो इस खेती को कहते हैं खाली या परती भूमि कहते हैं, या फिर आप खाली भूमि कह सकते हैं। परती भूमि या फिर आप खाली भूमि कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक या व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल कहलाती है। यानी कारखाने के ढंग से जो वैसी कृषि जो कारखाने के ढंग से उपयोग किया जाता है, जो उसमें उपयोग मशीनीकरण द्वारा वैज्ञानिक व्यापारिक ढंग से जिसमें होता है गेहूँ, चना, मटर और सरसों, जिसको बोलते हैं रबी फसल, जो कि बरसात के समय बोई जाती है और बसंत में काटी जाती है, उसे कहते हैं रबी फसल कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाए ताकि उर्वरा और लौट सके, उस पर पुनः खेती हो सके। आपने देखा होगा कि धान की खेती जो होती है, उसके खेती करने के बाद या फसल काट लेने के उसे 2 या 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे पुनः उसकी उर्वरा शक्ति वापस खेती हो सके। तो इस खेती को कहते हैं खाली या परती भूमि कहते हैं, या फिर आप खाली भूमि कह सकते हैं। परती भूमि या फिर आप खाली भूमि कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक या व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल कहलाती है। यानी कारखाने के ढंग से जो वैसी कृषि जो कारखाने के ढंग से उपयोग किया जाता है, जो उसमें उपयोग मशीनीकरण द्वारा वैज्ञानिक व्यापारिक ढंग से कृषि की जाती है, उसे कहते हैं व्यापारिक कृषि कहते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक कृषि, जिसको चाय और कॉफ़ी। तो इसका घ नंबर हमारा हो जाएगा आंसर चाय और कॉफ़ी हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी। तो आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के। तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है भारत में उपजाने वाले 2 खाद्य नकदी एवरेज वाली फसलों के नाम लिखें।
एक बार फिर पढ़ देता हूँ। भारत में उपजने वाले 2 खाद्य फसल, 2 नकदी फसल एवं 2 रेशे वाली फसलों के नाम लिखे। तो भारत में जो उगने वाले 2 खाद्य फसल और नकदी फसल के नाम हैं। खाद्य फसल जो होते हैं जैसे धान, गेहूँ, और जो नकदी फसल है वो आम और केला। जो नकदी फसल है जैसे हम बताए थे, खाद्य फसल जो खाद के उपयोग के बिना उगना संभव ही होता है। तो खाद के बिना खाद्य फसल जो कहते हैं धान और गेहूँ। खाद यानी खास फसल जिसको भी बोल सकते हैं, जिसको हम खास फसल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है रेशे वाली नकदी फसल जैसे आम और केला। जो नकदी जैसे बताया था, नकदी फसल जो हम डायरेक्ट उसको सेलिंग कर सकते हैं। रेशे वाली फसल जो जिससे हम रेशे यानी कपड़े वगैरह बनाते हैं और कोई सामान बनाते हैं, जैसे कपास, जूट, इसके रेशे वाले फसल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। ये जो फसल आप दिख रहे हैं, खाद्य फसल, नकदी फसल, रेशे वाले फसल, ये उपयुक्त फसलों के 2 प्रमुख राज्यों के नाम। ये सभी फसल के राज्य के नाम लिखने हैं। तो ये सभी फसलों के राज्य के नाम आपको हम बता। ये दूसरा कुछ उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। तो उपयुक्त उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्य के नाम कुछ इस प्रकार है। तो हमारा जो खाद्य फसल होता है वो खाद्य फसल के नाम है उत्पादन यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल, जो खाद्य फसल उपयुक्त में उगाए जाते हैं। तो दूसरा है नकदी फसल उत्पाद, जिसका नाम राज्य के नाम है महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश, जो नकदी फसल के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा है रेशे वाले फसल के उत्पादन के राज्य। रेशे वाले फसल जहाँ जैसे ऊन और कपास उगते हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, जिसको हम रेशे वाली फसल के नाम अत्यधिक उगाए जाते हैं। तीसरा है दूसरा क्वेश्चन है भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम, यानी वर्ष भर जो फसल उगाए वर्षाधीन, ये वर्षा के उपरांत उपजाए जाते हैं, वैसे फसल के नाम लिखने हैं। तो भारत में उपजाए जाने वाले किसके क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। तो उत्तर है भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम है धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, तिल, जूट और मूंगफली। जो भारत में उपजाए जाने वर्षाधीन फसलों के नाम हैं, यानी जो वर्षा के अधीन जो वर्ष पर वर्षा होते हैं तब ये फसल उगाए जाते हैं, इसको वर्षाधीन फसल भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप लोग ये चैप्टर का 1 से लेके एक जो हमें अभी क्वेश्चन आंसर करवाए, इसका आप लोगों का अध्याय जो है उसका आप लोगों का क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो धन्यवाद।